तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है और शायद इसीलिए तुम जिंदा हो, क्योंकि जो चीज बिल्कुल सीधी हो वो टूट जाती है, लेकिन जो लहराती है, वो झुकती है, वो बचती है। और ये बात सिर्फ हड्डियों की नहीं है, ये बात जिंदगी की है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी स्पाइन सिर्फ सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक एंटेना है, एक रिसीवर जो सिग्नल्स ले रही है हर वक्त, एनवायरनमेंट से, इमोशन से, यहां तक कि दूसरे लोगों की एनर्जी से भी। लेकिन फिर तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम डरते हो तो रीढ़ में ठंडक क्यों दौड़ती है? जब तुम किसी के पास खड़े होते हो तो पीठ में अजीब सा टेंशन क्यों फील होता है? ये सब क्या है? कुछ कहेंगे अरे ये तो बस नर्वस सिस्टम है, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, हार्मोन्स, साइंस है भाई। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन फिर एक और बात, तुमने देखा है बच्चों को, उनकी स्पाइन कितनी फ्लेक्सिबल होती है, वो कैसे भी मुड़ जाते हैं, गिरते हैं, फिर उठ जाते हैं। और अब तुम्हें देखो, 30 के हुए नहीं और थोड़ा झुके नहीं के पीठ में दर्द। तो सवाल यह है, क्या हम सच में बूढ़े हो रहे हैं या सिर्फ अटक रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि एजिंग का मतलब सिर्फ टाइम नहीं है, एजिंग का मतलब है स्टैग्नेशन, मूवमेंट का रुकना, फ्लो का बंद होना। और रीढ़ वो केंद्र है जहां सब कुछ फ्लो होता है। अब तुम सोच रहे होगे तो सॉल्यूशन क्या है? योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग? हो सकता है, लेकिन एक और नजरिया है। कुछ लोग कहते हैं असली अकड़न मसल्स में नहीं, माइंड में है। तुम कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही स्पाइन टाइट होती जाती है। तुमने नोटिस किया है, जब तुम रिलैक्स होते हो, हंस रहे होते हो, तब पीठ दर्द नहीं करती, लेकिन जब तुम टेंस हो, वरिड हो, हर चीज पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, तब नेक, शोल्डर्स, लोअर बैक सब जाम हो जाता है। तो क्या स्पाइन तुम्हारे इमोशंस को स्टोर कर रही है? कुछ थेरेपिस्ट्स तो यहां तक कहते हैं हर ट्रॉमा, हर सप्रेस्ड फीलिंग रीढ़ में कहीं ना कहीं फंस जाती है, और जब तक तुम उसे रिलीज नहीं करते तब तक वो दर्द बनकर रहती है। अब साइंस वाले कहेंगे कहां से आ गई ट्रॉमा की बात, ये सब सूडो साइंस है। ठीक है, तो फिर बताओ वो लोग जो थेरेपीज, बॉडी वर्क, ब्रेथ वर्क करके बिना मेडिसिन के क्रॉनिक पेन से छुटकारा पा लेते हैं, वो कैसे हो रहा है? प्लेसीबो, माइंड का खेल? हो सकता है, लेकिन अगर माइंड इतना पावरफुल है कि पेन बना सकता है, तो क्या वो पेन को खत्म भी नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो फिर माइंड और स्पाइन का कनेक्शन कितना गहरा है? यहीं से असली बात शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि स्पाइन एक ब्रिज है बॉडी और कॉन्शियसनेस के बीच, जैसे एक लैडर। नीचे सर्वाइवल, इंस्टिंक्ट्स, बेसिक नीड्स, ऊपर थिंकिंग, अवेयरनेस, इमेजिनेशन। और अगर ये लैडर टूट जाए या अटक जाए तो तुम अटक जाते हो लाइफ में, पैटर्न्स में, सेम प्रॉब्लम्स बार बार। तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा झुके हुए चलते हैं, जैसे दुनिया का बोझ उठा रहे हैं, और कुछ लोग सीधे, कॉन्फिडेंट, जैसे कुछ छू नहीं सकता। क्या ये सिर्फ पोस्चर है या कुछ और? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तो सिर्फ बाहर से दिखती है, लेकिन हो सकता है अंदर से भी कुछ हो रहा हो। अब एक ट्विस्ट और, तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो 70 साल का हो लेकिन 40 का लगे, और उससे पूछो तो कहता है मैं बस रोज वॉक करता हूं, या स्विम, या डांस, मूवमेंट। और फिर तुमने किसी 30 साल के को देखा है जो 50 का लगे, ऑफिस जॉब, स्ट्रेस, नो एक्सरसाइज, सारा दिन बैठे रहना, स्टैग्नेशन। तो क्या एजिंग सच में टाइम की बात है या मूवमेंट की? लेकिन फिर सवाल आता है, मूवमेंट किस तरह की? जिम जाना इनफ है या कुछ और चाहिए? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं जो मूवमेंट नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, जिसमें पूरी स्पाइन इन्वॉल्व हो, वही काम करती है। वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, योगा, ये सब स्पाइन को नेचुरली मूव कराते हैं। लेकिन वेट्स, मशीन्स, फिक्स्ड एक्सरसाइजेस वो सिर्फ मसल्स बनाते हैं, स्पाइन को फ्री नहीं करते। अब साइंस वाले फिर कहेंगे प्रूफ कहां है? और यही बात फिलोसॉफिकल हो जाती है। क्या हर चीज का प्रूफ जरूरी है, या कुछ चीजें सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती हैं? जैसे प्यार, तुम प्रूफ कैसे करोगे, मेजर कैसे करोगे, लेकिन फील तो होता है ना। वैसे ही हो सकता है स्पाइन का ये फ्लो, ये वेव, ये एनर्जी सिर्फ फील की जाए, प्रूव ना हो। और अगर वो तुम्हें बेटर फील करा रही है तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई स्टडी है या नहीं? लेकिन दूसरी तरफ बिना प्रूफ के ब्लाइंडली बिलीव करना भी तो खतरनाक है ना। तो बैलेंस कहां है? शायद यहां कि तुम खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद महसूस करो और फिर डिसाइड करो। अब सबसे बड़ी बात,
अगर तुम्हारी स्पाइन सच में इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुम इसके लिए क्या कर रहे हो? सोचो, तुम फोन को चार्ज करते हो, कार को सर्विस कराते हो, स्किन पे क्रीम लगाते हो, लेकिन स्पाइन जो तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, जो तुम्हारे ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट कर रही है, उसके लिए कुछ नहीं। बस जब दर्द हो तब पेन किलर, और ये नॉर्मल मान लिया गया है। तो क्या हम सच में अपनी बॉडी को जानते हैं या बस यूज करते हैं जब तक काम करती है, और जब काम करना बंद कर दे तो ब्लेम करते हैं एज को? लेकिन हो सकता है एज नहीं, नेग्लिजेंस हो। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम्हें लगता है स्पाइन सिर्फ हड्डियों का ढांचा है या कुछ और? क्या तुमने कभी महसूस किया है कोई वेव, कोई एनर्जी, कोई मूवमेंट जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती? या तुम्हें लगता है ये सब इमेजिनेशन है और असली बात सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है? कमेंट में लिखो वेव अगर तुमने कभी कुछ ऐसा फील किया हो, स्ट्रक्चर अगर तुम्हें लगता है ये सब बकवास है। लेकिन बस लिखना मत, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी स्टोरी किसी और की रियलिटी बदल दे। तो तुमने सोचा होगा, अगर स्पाइन इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसे हिलाएं कैसे? लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, क्या तुम्हारी स्पाइन अभी भी हिल सकती है, या तुमने उसे इतने सालों से कैद कर रखा है कि अब वो भूल गई है कि फ्रीडम कैसी होती है? सोचो, तुम रोज सेम पोजीशन में बैठते हो, सेम तरीके से उठते हो, सेम एंगल पे सोते हो, हर दिन एक पैटर्न, एक केज। और फिर एक दिन तुम अचानक कुछ अलग करने की कोशिश करते हो और क्रैक, पेन, स्टिफनेस। तो क्या प्रॉब्लम स्पाइन की है या उस रूटीन की जिसने उसे जेल में डाल दिया? लेकिन अब ट्विस्ट ये है, कुछ लोग कहते हैं स्पाइन को फ्री करने का मतलब सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, इसका मतलब है पुरानी मेमोरीज को रिलीज करना। हाँ, मेमोरीज, क्योंकि हर बार जब तुमने कुछ सप्रेस किया, रोना रोक लिया, गुस्सा पी लिया, डर छुपा लिया, वो कहीं तो गया ना। कुछ थेरेपिस्ट कहते हैं वो सब तुम्हारी स्पाइन में स्टोर हो गया, लेयर्स बन गई, टेंशन बन गई, आर्मर बन गया। और अब जब कोई उस एरिया को टच करता है फिजिकली तो इमोशंस निकलते हैं, लोग रोने लगते हैं बिना रीजन के। साइंस कहती है कोइंसिडेंस है, एंडोर्फिन्स रिलीज हो गए, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन तुम बताओ, तुमने कभी मसाज लेते वक्त या स्ट्रेच करते वक्त अचानक रोने का मन किया है बिना किसी वजह के? या किसी खास जगह पे प्रेशर पड़ते ही कोई पुरानी याद, कोई पुरानी फीलिंग वापस आ गई? अगर हाँ, तो क्या वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन था या कुछ और? और अगर कुछ और था तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी डायरी है। हर चैप्टर, हर पेज कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तुमने नोटिस किया है, जो लोग हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, हर चीज प्लान करते हैं, कभी लूज नहीं होते, उनकी नेक और शोल्डर्स हमेशा टाइट क्यों होते हैं? और जो लोग फ्लो में रहते हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, टेंशन नहीं लेते, उनकी बॉडी रिलैक्स्ड क्यों होती है? कोइंसिडेंस या बॉडी और माइंड का कोई गहरा कनेक्शन? कुछ कहते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी पोस्चर में दिखती है। कॉन्फिडेंट लोग सीधे खड़े होते हैं, डिप्रेस्ड लोग झुके रहते हैं, एंग्शियस लोग कंधे ऊपर करके चलते हैं। लेकिन फिर सवाल, कौन पहले आया? पोस्चर ने पर्सनैलिटी बनाई या पर्सनैलिटी ने पोस्चर? और अगर दोनों कनेक्टेड हैं तो क्या पोस्चर चेंज करके पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है? कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को सीधे खड़ा किया, चेस्ट खोलकर 2 मिनट के लिए, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, कॉर्टिसोल घट गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो क्या इसका मतलब तुम एक्टिंग करके एक्चुअली बदल सकते हो? फेक इट टिल यू मेक इट सिर्फ डायलॉग नहीं, बायोलॉजी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कहते हैं फोर्स्ड पोस्चर, फेक कॉन्फिडेंस, ये सब टेम्पररी है, मास्क है, रियल हीलिंग तो अंदर से होती है। तो क्या सही है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, या दोनों? अब सुनो, ये कुछ लोग मानते हैं कि स्पाइन के अलग अलग हिस्से अलग अलग इमोशन से कनेक्टेड हैं। लोअर बैक फियर और सर्वाइवल, मिड बैक एंगर और फ्रस्ट्रेशन, अपर बैक और नेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन। तो अगर तुम्हें हमेशा लोअर बैक पेन है, हो सकता है तुम फाइनेंशियली इनसिक्योर फील कर रहे हो। अगर मिड बैक में दर्द है, हो सकता है तुम किसी से नाराज हो लेकिन बोल नहीं रहे। अगर नेक और शोल्डर्स टाइट हैं, हो सकता है तुम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहे हो। सुनने में वियर्ड लगता है ना, लेकिन फिर इतने सारे लोग, इतनी सारी कल्चर्स सेंचुरी से सेम बात क्यों कह रहे हैं? चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेदा, कायरोप्रैक्टिक फिलॉसफी, सब कहते हैं स्पाइन सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, एनर्जी हाईवे है। तो सब पागल है, या साइंस अभी वहां नहीं पहुंची जहां एंशिएंट विजडम पहुंच गई थी? या फिर दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं सेम रियलिटी की? अब सबसे खतरनाक बात, अगर ये सब सच है
कि स्पाइन इमोशन स्टोर करती है, एनर्जी फ्लो करती है, मेमोरीज रखती है, तो फिर सवाल ये है तुम कितना कंट्रोल में हो। क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी खुद की इंटेलिजेंस रखती है, अपने खुद के डिसीजंस लेती है, तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है एक्चुअली। तुमने कभी नोटिस किया, तुम डिसाइड करते हो जिम जाना है लेकिन बॉडी नहीं उठती। तुम डिसाइड करते हो हेल्दी खाना है लेकिन हाथ जंक फूड की तरफ जाता है। तुम डिसाइड करते हो किसी से बात नहीं करनी लेकिन ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है। तो कंट्रोल किसके पास है, माइंड के पास या बॉडी के पास, या दोनों फाइट कर रहे हैं और तुम बीच में फंसे हो? और अगर फाइट है तो पीस कैसे लाएं? कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, मूवमेंट प्रैक्टिसेस ये सब इसीलिए हैं, माइंड और बॉडी को सिंक करने के लिए। लेकिन फिर क्या हर किसी को ये करने की जरूरत है, या सिर्फ वो लोग जो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं? और डिस्कनेक्शन हुआ कैसे? क्या मॉडर्न लाइफ ने हमें डिस्कनेक्ट किया या हमने खुद को डिस्कनेक्ट होने दिया? सोचो, पहले के लोग जो खेतों में काम करते थे, शिकार करते थे, मैन्युअली लेबर करते थे, वो फिजिकली एग्जॉस्टेड होते थे लेकिन मेंटली शायद ज्यादा पीसफुल थे। आज हम फिजिकली कंफर्टेबल हैं लेकिन मेंटली टॉर्चर में। तो प्रोग्रेस हुआ या ट्रेड ऑफ? और अगर ट्रेड ऑफ है तो क्या हम वापस जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, कंफर्ट, कन्वीनियंस छोड़ना मुश्किल है। तो फिर क्या करें? बैलेंस। लेकिन बैलेंस का मतलब क्या है जब पूरी दुनिया इम्बैलेंस में चल रही हो? अब आखिरी ट्विस्ट। कुछ लोग कहते हैं स्पाइन को हील करने का सबसे पावरफुल तरीका मूवमेंट नहीं, स्टिलनेस है। हाँ, बिल्कुल उल्टा। वो कहते हैं तुमने इतना किया, इतना ट्राई किया, इतना पुश किया कि स्पाइन थक गई, अब उसे सिर्फ रेस्ट चाहिए, डीप रेस्ट। और जब तुम पूरी तरह स्टिल हो जाते हो बिना फोर्स के, तब नेचुरली एक मूवमेंट शुरू होती है, अंदर से, सटल, ऑर्गेनिक। वो कहते हैं वही असली स्पाइनल वेव है, फोर्स्ड नहीं, नेचुरल। लेकिन फिर साइंस वाले कहेंगे स्टिल बैठे रहोगे तो मसल्स वीक होंगी, जॉइंट स्टिफ होंगी। तो फिर क्या सही है, मूवमेंट या स्टिलनेस, या दोनों का परफेक्ट टाइमिंग? और वो टाइमिंग कौन डिसाइड करेगा, तुम या तुम्हारी बॉडी? सोचो, क्या तुमने कभी अपनी बॉडी की एक्चुअली सुनी है, या हमेशा बस ऑर्डर्स दिए हैं, उठो, बैठो, चलो, रुको, खाओ, सो? लेकिन कभी पूछा तुम्हें क्या चाहिए? और अगर पूछोगे तो जवाब आएगा भी, या इतने सालों से इग्नोर करने के बाद बॉडी ने बोलना ही बंद कर दिया है? तो अब बताओ, क्या तुम्हारी स्पाइन तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है? क्या वो दर्द सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई मैसेज? कमेंट में लिखो लिसनिंग अगर तुमने कभी बॉडी की सुनने की कोशिश की हो, इग्नोरिंग अगर तुम अब भी सिर्फ सप्रेस करते हो। और बताओ, क्या तुम्हें लगता है बॉडी को समझना जरूरी है या बस फिक्स करना काफी है? क्योंकि हो सकता है फिक्स करने की कोशिश में तुम और तोड़ रहे हो, और हो सकता है समझने में हीलिंग अपने आप हो जाए। तो अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है समझ गए, स्पाइन इंपॉर्टेंट है, बॉडी सुननी चाहिए, कनेक्शन बनाना चाहिए। लेकिन फिर असली सवाल, सुनोगे कैसे? क्योंकि बॉडी तो शब्दों में बात नहीं करती ना, वो इंग्लिश नहीं बोलती, हिंदी नहीं बोलती, वो बोलती है सेंसेशंस में, सिग्नल्स में, डिस्कंफर्ट में। और तुमने कभी सीखा उस भाषा को समझना? नहीं ना। स्कूल में नहीं सिखाया, पेरेंट्स ने नहीं बताया, सोसाइटी ने कहा दर्द है तो दवा खा लो, इग्नोर करो, पुश थ्रू करो। तो तुम सीखे डिस्कनेक्ट होना, नंब होना। और अब रिकनेक्ट कैसे करें? यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। अब सुनो ये बात, कुछ लोग कहते हैं अगर तुम सच में अपनी स्पाइन को फील करना चाहते हो तो पहले सांस को फील करना सीखो, क्योंकि सांस वो ब्रिज है जो तुम्हें बॉडी से कनेक्ट करती है। लेकिन तुम कहोगे अरे सांस तो मैं ले ही रहा हूं, ऑटोमेटिक है। हाँ ऑटोमेटिक है, लेकिन कॉन्शियस नहीं। तुम सांस ले रहे हो या सांस तुम्हें चला रही है, डिफरेंस समझो। जब तुम स्ट्रेस्ड हो सांस छोटी हो जाती है, शैलो, चेस्ट में। जब तुम रिलैक्स्ड हो सांस गहरी होती है, बेली तक जाती है। तो स्ट्रेस ने सांस बदल दी या सांस ने स्ट्रेस बढ़ा दिया? चिकन या एग? लेकिन ट्विस्ट ये है, अगर तुम कॉन्शियसली सांस बदल दो तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। प्रूफ है, साइंस है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब तुम फिजिकली कुछ करके मेंटली बदल सकते हो। तो फिर स्पाइन के साथ भी सेम मैकेनिज्म काम कर सकता है। अगर तुम कॉन्शियसली स्पाइन को मूव करो सर्टेन वे में, तो क्या इमोशंस भी बदल सकते हैं? कुछ कहते हैं हाँ, बैक बेंड्स करो, एनर्जी बढ़ती है, फॉरवर्ड फोल्ड्स करो, काम हो जाते हो, ट्विस्ट्स करो, डिटॉक्स होता है, फिजिकली और इमोशनली दोनों। लेकिन साइंस कहती है ये सब प्लेसिबो है, मसल स्ट्रेच हो रही हैं बस। ठीक है, तो फिर एक्सप्लेन करो क्यों लाखों लोग हजारों सालों से योगा, टाई ची, कीगोंग प्रैक्टिस कर रहे हैं? सब पागल हैं? सब धोखे में हैं?
या कुछ है जो मेजर नहीं हो सकता लेकिन फील जरूर होता है। तुमने कभी नोटिस किया, जब तुम किसी से झूठ बोलते हो तो बॉडी में कहीं ना कहीं टेंशन आ जाती है, थ्रोट टाइट हो जाता है, चेस्ट हैवी हो जाता है, स्टमक में गड़बड़ फील होती है। और जब तुम सच बोलते हो, प्योर ऑनेस्टी, तो एक लाइटनेस आ जाती है, शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, जॉ रिलैक्स हो जाता है। तो क्या बॉडी ट्रूथ डिटेक्टर है? क्या वो जानती है कब तुम अलाइंड हो और कब तुम फेक कर रहे हो? और अगर जानती है तो क्या क्रॉनिक पेन क्रॉनिक लाइंग का रिजल्ट हो सकता है? तो फिर सवाल यह है, क्या ठीक होना आरामदायक हो सकता है या असहजता से गुजरना ही पड़ेगा? अब एक और बात, कुछ लोग मानते हैं हर इंसान की रीढ़ अलग होती है, उंगलियों के निशान की तरह। किसी की बनावट अलग, किसी की जकड़न अलग, किसी के कमजोर हिस्से अलग, और ये सब जिंदगी के अनुभवों से बनते हैं। बचपन का आघात एक तरह की बनावट बनाता है, चोटें और हादसे दूसरी तरह की जकड़न, लगातार तनाव तीसरा पैटर्न। मतलब तुम्हारी रीढ़ तुम्हारी जीवनी है, बिना शब्दों की कहानी। तो क्या कोई ऐसा है जो सिर्फ रीढ़ देखकर तुम्हारी कहानी बता सके? पागलपन लगता है ना? लेकिन कुछ शरीर विशेषज्ञ यही दावा करते हैं, छूते हैं और कहते हैं यहां दुख जमा है, यहां गुस्सा है, यहां डर है, और लोग चौंक जाते हैं क्योंकि बात सच निकलती है। तो ये जादू है या ऐसा विज्ञान जो अभी विकसित नहीं हुआ, या फिर अंतर्ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि शरीर के संकेत पढ़ सकता है? और अगर ऐसा मुमकिन है तो क्या तुम खुद अपनी रीढ़ को पढ़ सकते हो? क्या तुम खुद को छूकर महसूस करके समझ सकते हो कि कहां क्या जमा है, या खुद को समझने के लिए किसी और की जरूरत है? यही लोग उलझते हैं। कुछ कहते हैं खुद से सब कुछ ठीक हो सकता है, कुछ कहते हैं नहीं, विशेषज्ञ चाहिए। तो सच क्या है? शायद दोनों। कुछ चीजें तुम खुद कर सकते हो, जागरूकता बढ़ा सकते हो, रोज हिलडुल सकते हो, और कुछ चीजें बहुत गहरी होती हैं, परतों में दबी होती हैं, उनके लिए मदद जरूरी होती है। लेकिन सवाल यह है, पहचानोगे कैसे? शरीर बताएगा। अगर तुम सुनो, अगर दर्द बढ़ता जा रहा है तो संकेत है, मदद लो। अगर दर्द कभी कम कभी ज्यादा तो शायद भावनात्मक है, जीवन शैली से जुड़ा है। अगर दर्द किसी खास हरकत से जुड़ा है तो यांत्रिक है, बैठने चलने से जुड़ा है। शरीर हर समय बात कर रहा है। सवाल यह है, तुम सुन रहे हो या बस प्रतिक्रिया दे रहे हो? अब सबसे गहरी बात, कुछ लोग कहते हैं रीढ़ को मुक्त करना अतीत को छोड़ना है। लेकिन क्या हर किसी को अतीत छोड़ना चाहिए, या कुछ लोगों के लिए अतीत ही ताकत है? अगर तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो बचेगा कौन? तुम्हें बनाया किसने है? अच्छे अनुभवों ने भी, बुरे अनुभवों ने भी। तो छोड़ने का मतलब मिटाना नहीं, समेटना है, स्वीकार करना है, अतीत के साथ शांति बनाना है। और अगर यही सच है तो रीढ़ के साथ काम करना सिर्फ व्यायाम नहीं है, वो मनोचिकित्सा है, आत्मकार्य है, खुद से मुलाकात है। और यही लोग चूक जाते हैं, सोचते हैं 10 मिनट खिंचाव किया, काम खत्म। लेकिन ठीक होना 10 मिनट की प्रक्रिया नहीं है, वो पूरी जिंदगी की यात्रा है। और वो सीधी रेखा नहीं होती, कभी आगे बढ़ोगे, कभी पीछे जाओगे, कभी एक ही जगह घूमोगे। लेकिन अगर रुके नहीं तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे, और वो जगह पूर्णता नहीं है, वो शांति है। शरीर के साथ शांति, दर्द के साथ शांति, जिंदगी के साथ शांति। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम्हारी रीढ़ सिर्फ एक ढांचा है जिसे संभालना है, या एक जिंदा हिस्सा है जिससे रिश्ता बनाना है? क्या दर्द दुश्मन है या मैसेंजर है? अगर तुम्हें लगता है शरीर से रिश्ता जरूरी है तो कमेंट में लिखो रिश्ता। अगर तुम्हें लगता है सिर्फ शारीरिक देखभाल काफी है तो लिखो देखभाल। और सच बताना, क्या तुमने कभी अपनी रीढ़ से बात की है, उससे पूछा है तू क्या चाहती है? अजीब लगता है ना? लेकिन हो सकता है यही वो कड़ी हो जो अब तक तुम्हारी सेहत की पहेली में गायब थी। क्योंकि शरीर मशीन नहीं है, वो जिंदा है, समझदार है, सचेत है। और जब तक तुम उसे एक वस्तु की तरह रखोगे, वो भी वैसा ही बर्ताव करेगा। लेकिन जिस दिन तुम उसे साथी समझोगे, शायद उसी दिन असली ठीक होने की शुरुआत होगी। और जब उसने पहली बार अपने घर में बोल दिया मुझे हेल्प चाहिए, 2 हफ्ते में पेन 70% कम हो गया, बिना किसी मेडिसिन के। तो ये क्या था? मैजिक? नहीं, बॉडी ऑनेस्ट है। वो बर्डन फिजिकली फील करती है, इमोशंस को सेंसेशंस में कन्वर्ट करती है। और जब तुम इमोशनली बर्डन रिलीज करते हो, फिजिकल पेन भी रिलीज होती है। लेकिन ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, क्योंकि इसको मेजर कैसे करोगे, लैब में टेस्ट कैसे करोगे? लेकिन होता है, 1000 लाख लोगों के साथ होता है। तो साइंस इनकम्प्लीट है या हम अभी समझ नहीं पाए? अब तीसरी कहानी। एक बूढ़ा आदमी 80 साल का, स्पाइन एकदम सीधी, फ्लेक्सिबल, कोई पेन नहीं। किसी ने पूछा आपका सीक्रेट क्या है? उसने कहा मैं हर रोज सुबह
10 मिनट सिर्फ ये करता हूं कि अपनी स्पाइन को फील करता हूं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई योगा नहीं, बस अवेयरनेस। और उसने कहा, जिस दिन मैं ये भूल जाता हूं उस दिन बॉडी मुझे याद दिलाती है, स्टिफनेस से, पेन से। तो बॉडी टीचर है और हम स्टूडेंट्स। लेकिन हम टीचर की सुनना नहीं चाहते, हम खुद टीचर बनना चाहते हैं। बॉडी को बताना चाहते हैं ये करो वो करो, और जब बॉडी प्रोटेस्ट करती है, पेन देती है, तो हम उसको शट अप करा देते हैं पिल से। तो कौन इंटेलिजेंट है, तुम या तुम्हारी बॉडी? अब एक और ट्विस्ट। तुमने देखा है बच्चे जब गिरते हैं तो इमीडिएटली रोते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और फिर खेलने लगते हैं, पेन चली जाती है। लेकिन तुम जब गिरते हो इमोशनली, फिजिकली, तो रोते नहीं, सप्रेस करते हो, और वो पेन कहीं तो जाती नहीं, बस अंदर जमा होती जाती है। तो क्या बच्चे ज्यादा वाइज हैं? क्या हमने बड़े होकर स्टुपिडिटी सीखी है? सोसाइटी ने कहा रोना वीकनेस है, एक्सप्रेस करना अटेंशन सीकिंग है, स्ट्रांग बनो, हैंडल करो, और हमने हैंडल करते करते खुद को ही तोड़ दिया। तो अब सवाल, क्या तुम फिर से बच्चे बन सकते हो? फिर से ऑनेस्ट बन सकते हो? फिर से फील कर सकते हो बिना जज किए? क्योंकि ओशो कहते थे एनलाइटनमेंट कोई अचीवमेंट नहीं, वो रिटर्न टू इनोसेंस है, और स्पाइन वही बात है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सुबह उठते हो, 2 मिनट मत उठो इमीडिएटली, 2 मिनट बस लेटे रहो, आईज बंद, और फील करो तुम्हारी स्पाइन मैट्रेस को कैसे टच कर रही है। लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, नेक, कहीं गैप है, कहीं ज्यादा प्रेशर है, बस ऑब्जर्व करो, कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो, बस देखो। फिर धीरे से लेफ्ट राइट रोल करो जैसे बच्चे करते हैं, प्लेफुली। स्पाइन को फील करो मूव होते हुए, बस इतना, 2 मिनट। कुछ लोग कहेंगे इतने से क्या होगा, लेकिन असली सवाल, इतना भी नहीं कर सकते। 2 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकाल नहीं सकते, या इतना भी वक्त नहीं, या इतनी भी केयर नहीं, और अगर नहीं तो फिर कंप्लेन क्यों? फिर जब तुम बैठो काम पे, घर पे, एक काम करो, हर घंटे सिर्फ 10 सेकंड स्पाइन को सीधा करो, शोल्डर्स को पीछे ले जाओ, डीप ब्रेथ लो, बस 10 सेकंड। कुछ लोग कहेंगे या तो भूल जाऊंगा, तो अलार्म लगा लो, फोन में रिमाइंडर सेट करो, लेकिन करना, क्योंकि ये डिसिप्लिन नहीं, ये सेल्फ लव है। और रात को सोने से पहले 2 मिनट फिर वही, लेटे रहो, स्पाइन को फील करो, क्या चेंज हुआ दिन भर में, कहीं ज्यादा टाइट तो नहीं हो गई, कहीं रिलैक्स हो गई, बस ऑब्जर्व करो। जजमेंट मत करो, एनालिसिस मत करो, बस विटनेस बनो, क्योंकि ओशो यही सिखाते थे, विटनेसिंग, साक्षी भाव। और जब तुम अपनी बॉडी के विटनेस बन जाते हो, तब तुम ओनर भी बन जाते हो, क्योंकि जो तुम देख सकते हो वो तुम कंट्रोल कर सकते हो, और जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पेन तुम्हारी विक्टिम नहीं बना सकता। लेकिन ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, ये लाइफ टाइम का मेडिटेशन है, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। लोग सोचते हैं 2 दिन किया, कुछ फील नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। लेकिन ये इंस्टेंट कॉफी नहीं, ये स्लो ब्रूइंग है। महीने लगेंगे, साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्विक फिक्स नहीं। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम 2 मिनट रोज अपनी बॉडी को दे सकते हो? क्या तुम विटनेस बन सकते हो अपनी स्पाइन के, या तुम बिजी रहोगे और फिर कंप्लेन करोगे? कमेंट में लिखो विटनेस अगर तुम ट्राई करोगे, बिजी अगर तुम्हें लगता है वक्त नहीं, और बताओ क्या तुमने कभी खुद को प्रायोरिटी बनाया, या हमेशा सब कुछ तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? क्योंकि हो सकता है तुम्हारी स्पाइन का पेन ये नहीं कह रहा फिक्स मी, वो ये कह रहा है नोटिस मी, वैल्यू मी, रिस्पेक्ट मी। और जिस दिन तुम सुनोगे उसी दिन हीलिंग शुरू होगी।